बीपीएससी के पीटी को देखते हुए अगर आप जानते हो कि बोला जाता है कि क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन बैंक को पढ़कर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो तो ध्यान समझो, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका आज हमारे इस सेशन में यही बताया जाएगा कि क्वेश्चन बैंक किस प्रकार पढ़ा जाता है और उसे किस तरीके से पढ़ा जाए कि वो इतना इफेक्टिव हो कि एग्जामिनेशन में वो आपको बहुत अधिक फायदेमंद हो जाए। जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो बेसिक चीज़ नहीं पढ़ा या वो पूरी तैयारी नहीं किया है, वो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है और उसे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का मन हो, तो वो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को जरूर देखे, पूरा देखे, वो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखो, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आज हम सिखाना जा रहे हैं। आपको चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक से तैयारी होती कैसे है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये आपके बीपीएससी 2019 यानी लेटेस्ट आपके लास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कृषि मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वित्त आयोग, चौथा दिया हुआ है नाबार्ड और पांचवा जो आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है बीपीएससी में कि वो फिफ्थ ऑप्शन भी देता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो अब जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो जानते हैं, वो क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ते हैं, वो पढ़ लिए, चलो इसका आंसर ये होगा, ए होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, हम जानते हैं। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, इसका आंसर देख लेंगे और बोलेंगे चलो हमने इसका आंसर देख लिया, इसका आंसर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग है, यानी मेरा ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे पढ़ोगे नहीं होगा। पढ़ने का सही तरीका क्या है क्वेश्चन बैंक को, वो आपको आज हम बताएंगे। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका देखो, और आपको बहुत तरीके से सब कुछ इसमें मिला के देंगे। ये अगर पूरी वीडियो को आप देखोगे तो आप समझोगे कि ये एक क्लास आपके कई सारे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब भी करेगा, और केवल जो बच्चा नहीं पढ़ा, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, उसे हर चीजें केवल याद करोगे तो भूल जाओगे एग्जामिनेशन में, सिर्फ रटोगे भूल जाओगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो हम आज इसी क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब इसको ऐसे घेरो, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन निर्धारित करता है। तो चलो अब आते हैं इसके जवाब पर। जवाब पे जब आना शुरू करोगे तो पहला स्टार्ट करो पॉइंट, यही से आपका जो नोट्स है वो ऐसे ही बनेगा। तो एमएसपी का निर्धारण ध्यान समझो, भारत सरकार क्या करती है, किसानों को बढ़ावा देने के लिए वो बोलती है कि आप अपने फसलों को उपजाओ और उसे अपने मंडी में बेचो। हम आपको एक सर्टेन प्राइस निर्धारित कर देंगे कि इतनी प्राइस पर आपसे वो अनाज हम खरीद लेंगे। किसका क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भारत सरकार कहती है कि किसानों को लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि मार्केट में उसका प्राइस गिर भी जाए तो किसान, जैसे मान लो कि वो गेहूं उपजाया और गेहूं उपजाया, उसकी लागत जो है वो मान लो पड़ी 100 रुपया। अब मार्केट में प्राइस गेहूं का गिर जाए, अब मार्केट में गेहूं बिकना शुरू हो जाए 50 रुपये किलो, तो लागत भी नहीं निकल रहा है किसान का, फायदा तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में सरकार का ये ड्यूटी है, सरकार ऐसा करती है अपना कि वो बोलती है ठीक है तुमको 100 रुपया का लागत हुआ, वो अपना कैलकुलेशन करती है और चलो तुमको 120 रुपया का निर्धारण हम कर दिए। अगर तुमसे कोई नहीं भी खरीदता है तो 120 रुपये में तुमसे तुम्हारा गेहूं हम खरीद लेंगे। इससे क्या हुआ, किसानों को कम से कम उसका लागत और कुछ पैसा का इनकम भी तो उसे होगा। तो ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा कौन निर्धारण करता है, तो एकदम शुरू से बात करते हैं। 1965 में जो कृषि मंत्रालय था उसने बनाया था कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग, और कृषि मूल्य आयोग का काम रहता था कि जो भी फसल उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है उसके मूल्य का वो निर्धारण करेगी, यानी कि वो अपना निर्धारण करेगी और वो अपना रिकमेंडेशन देगी मंत्रालय को। तो कृषि मूल्य आयोग नाम का बना, जिसको आपका चेंज किया गया 1985 में। 1985 में इसका नाम बदल के रख दिया गया कृषि लागत, ध्यान से समझो, लागत माने आपका लागत क्या हुआ एवं मूल्य आयोग, और उसका मूल्य क्या होगा, दिट इज कॉल्ड CACP। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड
कॉस्ट एंड प्राइसेज, ये हो जाएगा आपका, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो ये हो जाता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये हो गया सीएसीपी। सीएसीपी के रिकमेंडेशन, एक आयोग बन गया। आयोग का काम क्या है कि जो भी फसल उत्पादन हो उस फसल का लागत को देखते हुए उसका वो मूल्य निर्धारित करे। यानी कि आपको अब समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, कृषि का मूल्य, कृषि का लागत जो है उसका मूल्य निर्धारण करने वाला आयोग, ये अपना रिकमेंडेशन जो है वो कृषि मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को देती है और कृषि मंत्रालय के द्वारा उसका एमएसपी जो न्यूनतम मूल्य है, समर्थन मूल्य, वो सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। जैसे कि अभी के बाद में बात करो तो धान का भी खरीद होगा सरकार के द्वारा, जिसमें सरकार के द्वारा धान का जो मूल्य है वो 1868 या 1888 रुपया रखा गया है पर क्विंटल। ध्यान समझो, ये अभी का रेट है आपका कृषि का, पैडी का। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहां से क्लियर हो गया, ये तो आपका जवाब यहां मिल ही गया। अब आगे बढ़ते हैं, एमएसपी कितने प्रकार के फसलों पर मिलता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सरकार द्वारा 23 फसलों पर एमएसपी बताया जाता है कि 23 यानी 23 तरह के फसलों को हम खरीदेंगे। ये क्वेश्चन एक बार आपके यूपीएससी में, आपका जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है उसमें भी ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 32 फसलों पे दिया जाता है। तो आपको अगर पता होता, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी है वो टोटल 23 फसलों पर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी बन गया। दूसरा, ये क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनाओ यहां से, एक जैसे कि ये एक कमीशन बना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, वैसे ही एक कैबिनेट की कमेटी होती है जो इकोनॉमिक अफेयर को डील करता है। वो जो डील करती है वही, उसमें ये वाला रिकमेंडेशन पुटअप होता है। तो एक लिंक यहां से आपको वो भी मिलेगा कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि आपका कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है ये किसके द्वारा हेडेड होता है, यानी कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं। तो याद रखना, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो ध्यान से समझो, पढ़ने का ये जो तरीका है वो यहां से आपका बदला कि क्या क्या हुआ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमसे पूछा गया कौन, वो तो हमको पता चल ही गया। तो उसके बैकग्राउंड भी जान गए हम लोग कि पहला जो था 1965 में बना था कृषि मूल्य आयोग, उसके बाद 85 में उसको कन्वर्ट कर दिया गया आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और ये निर्धारण करता है, ये अपना रिकमेंडेशन देता है, किसको देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। चलो यहां से एक कैबिनेट कमेटी भी हम लोग जान गए, कितने फसलों पे मिलता है ये भी हम लोग जान गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो। अब आ जाओ इसके ऑप्शंस पर। ऑप्शन तो चलो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया, मालूम पड़ भी गया कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता क्या है और इसके कार्य क्या है। दूसरा हो गया कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय आप जान रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करने वाली एक मिनिस्ट्री होती है। और मजेदार चीज समझो, कृषि को जब जान ही रहे हो तो एग्रीकल्चर को समझो। 2-3 क्वेश्चन आपके यहां पर पॉलिटी के बन जाएंगे। एग्रीकल्चर जो है वो कौन से लिस्ट में शामिल है, स्टेट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है या सेंट्रल लिस्ट में। जो 7वीं अनुसूची जो आपकी है कैबिनेट की, संविधान की 7वीं अनुसूची में बंटवारा किया गया है विषयों का, तो ये किस विषय में आएगा। तो ध्यान से समझो, ये आएगा आपके राज्य सूची में। अब और अगर डीप में जाने का मन करे तो ध्यान समझो, अभी के जो करंट अफेयर है, जो करंट सिनारियो को देखो तो कृषि का एक कृषि बिल आया जिसका विरोध किया जा रहा है। हम उस बिल पे नहीं जाएंगे अभी क्योंकि वो यहाँ का सेक्शन नहीं है, बट एक चीज समझना, तो सोच के देखना, तुम खोजने की कोशिश करना जवाब, इसमें शायद तुम्हें जवाब मिले। कृषि बिल कौन लाया, सेंट्रल गवर्नमेंट। कृषि कौन सा सब्जेक्ट है, राज्य सूची में है, यानी स्टेट का पावर है। तो कृषि बिल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लाई तो राज्यों को
क्या राज्य सूची में वो दखलंदाजी कर रही है, ये मेंस के लायक ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। चलो उस पर हम लोग डील नहीं करेंगे अभी। एक तो हो गया कृषि मेरा कौन सा सूची है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो कृषि कौन से सेक्टर में आएगा, 3 तरह के सेक्टर हैं एग्रीकल्चर आपके इकोनॉमी में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 3 सेक्टर में इकोनॉमी को बांटा गया है। तो कृषि कौन से सेक्टर में आएगा, तो याद रखना हमेशा कृषि जो आपका आएगा वो आएगा आपका प्राथमिक में। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग देखेंगे। ये भी मेरा सेक्शन बस इतना से खाली समझने के लिए हम लोग यहां पर ले रहे हैं कि कृषि मेरा राज्य सूची में है और ये इकोनॉमी की भाषा में अगर बात करें तो ये मेरा प्राथमिक सूची में है। अगला जो ऑप्शन था वो था वित्त आयोग। तो यहीं से आप जानने की कोशिश करो वित्त आयोग क्या होता है, क्योंकि आपके ऑप्शन में तो वित्त आयोग आ गया, तो वित्त आयोग चलो इसका आंसर तो नहीं होगा, बट वित्त आयोग होता क्या है। तो यहां से हम इन कहां कर गए, अब हम यहां से इन कर गए पॉलिटी में। यहां से जो हम है वो इन कर गए पॉलिटी में। पढ़ने का जो सही तरीका है क्वेश्चन बैंक का वो यही है कि पढ़ो इस तरीके से कि उस क्वेश्चन के एक एक वर्ड को तुम जान जाओ कि कौन क्या कर रहा है। वित्त आयोग कहां है, ये क्वेश्चन मेरा कहां इन करेगा, पॉलिटी में। अब आ जाओ पॉलिटी में। आपके आर्टिकल 280 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में डिस्क्राइब किया गया है फाइनेंस कमीशन को, वित्त आयोग को, फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 280 में डिस्क्राइब किया गया है। चलो ये तो पता चल गया हमें पॉलिटी से। अब आते हैं अगला चीज कि फाइनेंस कमीशन करता क्या है। तो फाइनेंस कमीशन के कार्य, अगर हम फाइनेंस कमीशन के कार्य को समझें तो फाइनेंस कमीशन के पास 2 मेजर काम है। क्या क्या काम है, पहला काम जो है वो जितने प्रकार के टैक्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट अर्न करती है पूरे साल में, उसका वो बंटवारा करती है। यानी टैक्सेज का बंटवारा करती है किसके बीच में, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और संघ के बीच में। यानी इसका एक काम जो है वो है कि जो भी गवर्नमेंट मनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न की साल भर में, हम टैक्सेज इसलिए लिखे कि आपको टैक्सेज समझ में आएगा कि एक तरीके से पैसा कमा रही है, तो जो भी पैसा वो सरकार कमाई टैक्सेज के आधार पर, या जो उनका अर्निंग हुआ, तो जो केंद्र सरकार पैसा कमाई उस पैसे का बंटवारा करवाना। यानी कि फाइनेंस कमीशन का जो पहला काम है, जो प्राइम वर्क है, वो है कि वो रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किस रेशियो में राज्यों को पैसा या केंद्र शासित प्रदेशों को पैसा बांटेगी। यानी पैसे का बंटवारा करना पहला काम फाइनेंस कमीशन। बहुत महत्वपूर्ण एक एजेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। अगर पॉलिटी को पढ़े हो तो जानते होगे फाइनेंस कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक टॉपिक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो आपको लगभग हर एक एग्जामिनेशन में फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। तो एक तो क्वेश्चन हमारा यहां से हो गया टैक्सेस। दूसरा काम क्या इसका होगा, दूसरा काम होता है कि बहुत सारे स्टेट को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजट में ग्रांट इन एड, यानी ग्रांट इन एड मिलता है। ये क्या होता है भाई, तो अब एक तो पहले ये भी जानोगे कि होता क्या है ग्रांट इन एड। जब बजट होता है तो ये तो हुआ बंटवारा कि इतना पैसा आपका बांट दिए। अब सरकार देखती है, केंद्र सरकार, कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं या सर्टेन मामले में वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको उससे निकालने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार उन्हें ग्रांट इन एड कुछ पैसे एक्स्ट्रा देती है। वो पैसा क्या होता है ध्यान समझना। अगर इकोनॉमी समझोगे तो इकोनॉमी में सरकार जो पैसा देती है वो देती है या तो लोन से दे सकती है, स्टेट को कर्ज दे सकती है, और कर्ज नहीं दी तो दी ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड क्या हुआ कि आपको डेवलपमेंट करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, उसके बदले हम आपसे कुछ लेंगे नहीं, दो दैट इज ग्रांट इन एड। तो ग्रांट इन एड किस स्टेट को मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए, ये रिकमेंडेशन कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन। ये रिकमेंडेशन भी करेगा फाइनेंस कमीशन। यानी ये हमने जान गया कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है, इनका काम क्या है। इतनी से ही क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है कि यह तो पूछता है फाइनेंस कमीशन किस अनुच्छेद में है, या पूछता है कि यह काम करने का अधिकार किसके पास है। तो ध्यान समझ लो इस चीज को। अब आ जाओ, अभी के डेट में इसका कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 साल के लिए। यानी हर एक 5 साल पर एक फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। कौन गठन करते हैं, राष्ट्रपति गठन करते हैं। चलो ये पॉलिटी की बात हो गई, पॉलिटी में ज़्यादा नहीं इन करेंगे, बस यहाँ मोटा मोटी चीज़ समझ लें कि फाइनेंस कमीशन क्या होगा। एक कमीशन है जिसका काम है राशि का बंटवारा करना। इस कमीशन को
इसके चेयरमैन को या इस कमीशन का कार्यकाल कितने दिनों का होगा, तो 5 साल का होगा। कौन इसको अपॉइंट करेंगे, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारे हो जाएंगे देश के राष्ट्रपति। अभी के डेट में बात करते हैं, तो अभी करंट सिनारियो में बात करो। अभी 2017 में हमारा लास्ट जो फाइनेंस कमीशन बना था वो 2017 में बना, जो कहलाया 15वां फाइनेंस कमीशन। यानी कि आज के डेट में अगर बात करें तो अभी हमारे देश में चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रही है, जो 2017 में बनी। 17/5/22 यानी 22 में फिर नया फाइनेंस कमीशन मेरा बनेगा। अभी के फाइनेंस कमीशन के अगर करंट अफेयर को बात करो तो चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन इसके हैं नंद किशोर सिंह। तो फाइनेंस कमीशन के अभी चेयरमैन कौन है, तो नंद किशोर सिंह। तो ये हो गया आपका एक ऑप्शन, यहां पॉलिटी से हमने देखा तो मिल गया हमें इतना सारा चीज। अगला ऑप्शन है आपका नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या है, इस क्वेश्चन में नाबार्ड को अगर दिया गया है तो नाबार्ड को क्यों दिया, नाबार्ड को देखो इसलिए दिया कि नाबार्ड जो है एक बैंक है जो एग्रीकल्चर वर्क्स और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। चूंकि एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड है इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में इसका ऑप्शन डाल दिया नाबार्ड का। अब नाबार्ड को जो नहीं जानते वो थोड़ा सा समझ लो कि नाबार्ड क्या होता है। तो नाबार्ड का पहले तो समझ लो फुल फॉर्म, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो चूंकि इसके नाम में एग्रीकल्चर है इसलिए आपको यहां पर ये ऑप्शन डाला कि एग्रीकल्चर, चूंकि यहां पे नाम है इसलिए आपको ये ऑप्शन यहां पर डाला। यानी नाबार्ड क्या है, एक बैंक है। बैंक का काम क्या है, इस बैंक का काम क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। यानी कि ये करती क्या है, ये करती है फाइनेंस प्रोवाइड करती है, किसको, एग्रीकल्चर को या रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। जो टॉप का कह लो कि रूरल सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में, आपका रूरल डेवलपमेंट में ये सबसे पावरफुल बैंक है जिसका मेन काम यही है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए वो काम करे। अब इसको इतना डीप में अगर हम नहीं जानते तो देखो होता क्या है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसी साल 2019 में बीपीएससी के 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बीपीएससी के 2019 जिस साल का ये क्वेश्चन उसी साल में। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, ये क्वेश्चन था। प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन नहीं है, और आपके जो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था नाबार्ड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा जो ऑप्शन था वो था एसबीआई, और चौथा जो ऑप्शन था वो था इलाहाबाद बैंक, और लास्ट जो ऑप्शन जैसे जान रहे हो लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, उपयुक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। देखो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन देखो कैसे लिंक हो रहा है। ये क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया कि प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन नहीं है, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसबीआई, इलाहाबाद, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो समझो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत मतलब क्या हुआ कि कौन ऐसी एजेंसी इन सभी में है जो डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करती है, जो डायरेक्टली लोन नहीं देती है। तो अब दिमाग लगाओ, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहां पे नाबार्ड आया, हम अगर नाबार्ड को थोड़ा सा जान लेते तो इस क्वेश्चन में देखो कुछ है नहीं। प्रत्यक्ष वित्त का यानी बैंक से रिलेटेड बात हो रही है, क्षेत्रीय बैंक लोन देगी, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन देगी, इलाहाबाद बैंक अवश्य लोन देगी, नाबार्ड अभी हम देख रहे हैं कि नाबार्ड भी लोन प्रोवाइड करता है किसको, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, नाबार्ड भी लोन दे रही है। तो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन है, सभी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला।
तो एक क्वेश्चन से हम दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए। तो ये जो तरीका है, ये है हमारा क्वेश्चन पढ़ने का सही तरीका, कि जब क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हो, जब क्वेश्चन बैंक की मदद से तैयारी कर रहे हो, तो इस तरीके से अगर पढ़ो। तो हमारा जो पूरा ये सेशन चल रहा है, इस सेशन में हम लोग आपको क्वेश्चन ही देंगे, केवल एक क्वेश्चन को इस तरीके से पूरी तरह से लिंक करके, जोड़ के, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके डेटा को, उसके फैक्ट को, उसके सभी चीजों को एक साथ एक जगह पर लाके रख देंगे। अगर इसको केवल आप एक साथ देख के सब सुनते हुए अगर पूरा नोट कर लो, तो आपको ये याद भी रहेगा और एक पेज पर ये रहेगा, जिसमें एग्जामिनेशन आ जाए, नजदीक आ जाए, रिवीजन करना हो, तो बस आप उस एक पेज को पलटते जाओ, आपको देखते ही याद आ जाएगा। अच्छा, एमएसपी है, एमएसपी जो था वो सीएससीपी करता था, कौन करता था? कृषि मंत्रालय करता था। कब बना था? 1985 में। कितने फसलों पे मिलता है? 23 फसलों पे मिलता है। और कमेटी कौन सी होती है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कौन उसके चेयरमैन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमको इसी से सब कुछ मिलता चला जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर है, चलो थोड़ा सा ये भी जान लिए कि कौन से सूची में है, तो राज्य सूची में है। कौन सा मेरा सेक्टर है, तो प्राइमरी सेक्टर है। इसके ऑप्शन को देख लिए। चलो, वित्त आयोग क्या होता है, ये भी हम थोड़ा समझ लिए, आर्टिकल 280। तो इस तरीके से जब पढ़ोगे तो तुम्हारा इफेक्टिव पढ़ाई होगा, इतना मजबूत तुम्हारा तैयारी हो जाएगा कि तुम एक क्वेश्चन के बल पर कई क्वेश्चंस को तुम जान गए। और यहां पर रटना नहीं है, ये समझाया इसीलिए जा रहा है, इसीलिए इतना पूरा डिटेल में आपको समझा के बताया जा रहा है कि रटना ना पड़े, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को।